लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें शिक्षा का कभी सुधारक कहा गया, जिन्होंने दुनिया को ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, जिनके जीवन ने आमिर खान की 3 इडियट्स को हाईली इंस्पायर्ड किया, आज देश में सवाल उठ रहा है, क्या वो हीरो हैं या फिर विलेन? लद्दाख की बर्फीली वादियों में उनके अनशन को आज कुछ लोग हिमालय की पुकार बता रहे हैं, तो कुछ उन्हें देश को अस्थिर करने की साजिश रचने वाला खलनायक बता रहे हैं। बीते 36 घंटों में जिस तरह से लद्दाख की सड़कों पर हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत की खबर आई, दर्जनों लोगों के घायल होने का जिक्र हुआ, बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ियों की जलती तस्वीरें सामने आई। उसके बाद देश में 2 तरह की चर्चा है। राइट विंग उन्हें विदेश से फंडिंग लेने वाला, देश में अराजकता फैलाने वाला, पाकिस्तान और चाइना का सपोर्टर कह रहा, तो इस देश का विपक्ष और सोनम के समर्थक ये कह रहे हैं कि जिस इंसान ने लद्दाख के बच्चों के लिए नए स्कूल के मॉडल गढ़े, जिसने ग्लेशियर पिघलने का समाधान खोजा, जो कहता रहा कि मां जैसी मेरी ये धरती है, आज सत्ता एक मुद्दे पर उसे राष्ट्रद्रोही घोषित करने पर तुली है। उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है वो या तो जेल जाता है या बदनाम हो जाता है। लेकिन सवाल राइट लेफ्ट सेंटर से उठकर यह है कि जो सोनम वांगचुक 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कह रहे थे, जो बीजेपी के लाडले थे, आज वो क्यों और कैसे गिरफ्तार हो गए? उनकी गिरफ्तारी पर यह सवाल उठ रहा है, क्या वो लद्दाख के हीरो हैं या देश को अस्थिर करने वाले विलेन? क्या उन्होंने वाकई में विदेश से पैसा लेकर भारत में नेपाल, श्रीलंका जैसा दंगा करवाने की कोशिश की, या फिर सत्ता से लद्दाख के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब जेल का सफर तय किया है? सवाल यह भी कि वो लद्दाख जो हिमालय की गोद में बसा है, प्राचीन बौद्ध मठ जहां शांति का संदेश देते हैं, आज वहां क्यों, कैसे, किस लिए गाजा या मिडिल ईस्ट जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही है? और आज इस वीडियो में बड़ी ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे इन सारे सवालों का जवाब देने की। लेकिन हमारी गुजारिश आपसे भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ें, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो और ये वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाएं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में रखे हैं। अब शुरू करते हैं लद्दाख की कहानी, क्योंकि लद्दाख शांति से लेकर हिंसा तक का सफर तय कर चुका है। लद्दाख वो जगह है जिसे आप लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक इलाका जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीला आसमान है, बौद्ध मठ जो है वो पर्यटकों को बुलाते हैं। यहाँ पर 97% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। बोडो, मुस्लिम, चेंबा जैसे समुदाय हैं। 2019 से पहले ये इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां पर आर्टिकल 370 और 35A ने स्थानीय लोगों को जमीन और नौकरियों पर अधिकार दिए थे। लेकिन फिर 5 अगस्त साल 2019 को जब आर्टिकल 370 हटा, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बिना विधानसभा की। शुरू में लोगों ने इसका स्वागत किया। खुद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस दौर में धन्यवाद किया था और लिखा था कि थैंक यू मोदी जी, लद्दाख का 30 साल पुराना सपना हुआ। लेकिन फिर यह खुशी बहुत लंबी नहीं रह पाई। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्थानीय लोगों का यह कहना था कि दिल्ली से दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। वादे बहुत सारे हुए, विकास के, नौकरियों के, पर्यावरण के संरक्षण के, लेकिन हकीकत उल्टी है। आरोप लगा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है वो 13.4 है, जबकि लद्दाख में ये 26.5 है। बाहरी लोग नौकरियां और जमीन हथिया रहे हैं। बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट की बातें चरगाहों और चरवाहों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। और इसी के बाद एलएबी और केडीए ने 2019 से शांतिपूर्ण मार्च, धरने और बातचीत की शुरुआत करी, लेकिन सरकार ने तब इन बातों को टाल दिया। 2025 में धैर्य का बांध जो था वो टूट गया। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने ले के शहीद चौराहे पर अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ 30 से ज्यादा लोग थे, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, और मांग वही 4 पुरानी: राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, लोकल नौकरियों के लिए पीएससी और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। अनशन के पहले 14 दिन शांत रहते हैं। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की पेशकश भी की। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शर्त रखी गई कि राज्यता और छठी अनुसूची पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग अनशनकारी, जिनकी उम्र 72 साल 62 साल थी, वो बेहोश हुए, अस्पताल ले जाया गया और यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। ये खबर युवाओं में आग की तरह फैली। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की जगह पर फिर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 24 तारीख को हिंसा का काला दिन आया, जहां पर एलएबी की यूथ विंग ने लेह में शटडाउन बुलाया, करगिल में केडीए ने समर्थन दिया और उसके बाद फिर बीजेपी कार्यालय, सीआरपीएफ की वैन, लेह हिल काउंसिल की इमारत में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई। नतीजा ये रहा कि 4 लोगों की मौत हुई और 80 घायल हुए, जिनमें कई सुरक्षा कर्मी थे।
इस घटना के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं था और इसी के चलते उन्होंने अनशन तोड़ा, ट्वीट किया कि यह सब बंद कर दिया जाए। लेकिन यहीं पर सोनम वांगचुक हीरो से विलन का सफर सरकार की नजर में तय कर लेते हैं। कैसे, वो बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लद्दाख के एक छोटे गांव में जन्मे, IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, उसके बाद SECMOL स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो सोलर एनर्जी पर चलता है, दूर दराज के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देता है। उनका आइस स्टूपा प्रोजेक्ट, जो बर्फ के टावर को गर्मियों में पानी देते हैं, दुनिया भर में मिसाल बन गया। 2019 में बॉयकॉट चाइना कैंपेन में भी उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन आज वो सरकार की नजर में साजिश करता है। हालांकि सोनम वांगचुक कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी के पहले उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, उनकी मांगों को साइड कर दिया गया। उनकी जो मांग है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक है और सरकार की ओर से उनका ये मानना है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनम बार बार कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से स्थिति बिगड़ेगी, जनता गुस्से को भड़काया जाएगा, जनता गुस्सा इससे भड़केगा। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ चुकी है। सोनम वांगचुक के योगदान की अगर बात की जाए तो जो हमने आपको पहले ही बताया, SECMOL, सोनम ने स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के जरिए हजारों बच्चों को शिक्षा दी है। ये संस्था लद्दाख के ग्रामीण बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का एक मॉडल बन चुकी है। सोनम की आइस स्टूपा परियोजना ने भी लद्दाख में जल संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तकनीक ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले पानी के नुकसान को कम करती है और सूखे मौसम में खेती के लिए पानी लाती है। सोनम पर विदेशी फंडिंग के जो आरोप लगे, उसमें भी सोनम का तर्क था कि ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आंदोलन को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और आरोप कई सारे और सरकार की तरफ से लगाए गए। मसलन सबसे बड़ा आरोप जो लगा वो ये लगा, जो गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम ने अपने भाषणों में नेपाल के जिन्सी विद्रोह, अरब स्प्रिंग और बांग्लादेश जैसे उदाहरण दिए, जो युवाओं को उकसाने वाले थे। सोनम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर वो मास्क पहनने की सलाह दे रहे थे ठंड के लिए। हालांकि इसे हिंसा छिपाने का मास्क बताया गया। फिर एक और वीडियो आया जिसमें कहा गया अगर चीन आए तो हम रास्ता दिखाएंगे। इसे देशद्रोह से जोड़ दिया गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर आरोप लगा FCRA के उल्लंघन का। 25 सितंबर को उनका FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कहा गया कि सोनम ने खुद 3.5 लाख रुपए FCRA खाते में जमा किए थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा स्वीडिश संगठन से 4.93 लाख राष्ट्रीय संप्रभुता पर जागरूकता के लिए गए, जो नहीं लेने चाहिए थे। 2020-21 में दान गलती से FCRA खाते में गया। ऐसे बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं निकल कर आई। आरोप उन पर पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश कनेक्शन के भी हैं। उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फरवरी 2025 में उनकी पाकिस्तान यात्रा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि ये कोई सबूत नहीं, फिर भी राइट विंग की तरफ से चीन पाकिस्तान गठजोड़ को लेकर उनकी एक इमेज बनाई जा रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं और इन सब के बाद उन पर तमाम तरह की जांच बैठ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर उन पर विदेशी फंडिंग के आरोप है और अब उन पर कई तरह की जांच है। हालांकि सोनम वांगचुक कहना है कि ये जांच, ये विरोध, ये उनकी इमेज खराब करने की कोशिश इसलिए है क्योंकि वो लद्दाख की मांगे रख रहे थे। अब सवाल ये कि लद्दाख की क्या मांगे हैं और क्या वो जायज मांगे हैं, कितनी जरूरी हैं? तो देखिए, मुख्यतः लद्दाख की 4 मांगे। एक है पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर है छठी अनुसूची, फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। और ये मांगे 2019 से चली आ रही है। दरअसल लद्दाख की 97% आबादी के लिए अस्तित्व का सवाल है। ये लोग अपनी जमीन, संस्कृति, भाषा, चरवाही जीवन शैली बचाना चाहते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ये मांगे उठी हैं। अब सवाल ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो क्यों मांग रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है? तो यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में शासन होता है, इससे स्थानीय मुद्दे जिसमें पर्यावरण, नौकरी, संस्कृति पर नियंत्रण नहीं रहता। लद्दाख में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य बनने से ज्यादा फंडिंग होगी, लोकल प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्वायत्तता मिलेगी और लोग अपनी जरूरतें खुद तय कर सकेंगे। अब सरकार का पक्ष ये है कि यूनियन टेरिटरी यहाँ पर्याप्त है, यहाँ स्टेटहुड की जरूरत नहीं है और इसीलिए सरकार इस मसले पर बात नहीं कर रही। दूसरा विषय है छठी अनुसूची का। छठी अनुसूची क्या है? आदिवासी इलाकों के लिए स्वायत्त जिला परिषद बनाना, जो जमीन, संसाधन और संस्कृति पर लोकल नियंत्रण दे। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बाहरी लोग जो हैं वो लद्दाख में जमीन खरीद रहे, जिससे चरगा और संस्कृति खतरे में है। छठी अनुसूची से 80-90% नौकरियां जो हैं वो लोकल लोगों को मिलेंगी। माइनिंग या सोलर प्रोजेक्ट पर लोकल वीटो पावर होगा। मिजोरम और अरुणाचल में यह मॉडल पहले से चला आ रहा है। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन और लोकल नौकरियां। लोगों का यह कहना है कि 80-90% यहाँ आदिवासी लोग हैं।
अब जब बाहरी लोग आ रहे हैं तो नौकरियां वो ले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। पीएससी से लोकल स्तर पर परीक्षाएं होंगी, रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी बढ़ावा होगा और इसके अलावा संसद में रिप्रेजेंटेशन की बात है। कहा जा रहा है कि लेह और करगिल के लिए एक की बजाय 2 लोकसभा सीटें दी जाए। दरअसल लद्दाख की आबादी कम है, 3 लाख, लेकिन सीमावर्ती इलाका होने के चलते इसका अलग इंपॉर्टेंस है और इसीलिए यहां पर 2 सीटें मांगी जा रही है ताकि ज्यादा आवाज, ज्यादा फंडिंग और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ये 4 मसले हैं। अब इन 4 मसलों में 2 मसलों पर सरकार बात करने को तैयार है, 2 मसलों पर सरकार बात नहीं कर जाती है। लेकिन लद्दाख क्योंकि चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास है, रणनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बड़ा संवेदनशील इलाका है, इसलिए जगह बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पर सरकार सिर्फ पीएससी और लोकसभा सीटों पर बात करने के लिए तैयार है। वो राज्यता और छठी अनुसूची को ठुकराना चाहती है और इसीलिए इस प्रोटेस्ट में लगातार जो विरोध बढ़ रहा है वो उसकी वजह से है। लेकिन अब सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल ये भी है कि सोनम वांगचुक हीरो हैं या फिर विलेन। तो देखिए, सोनम वांगचुक ना तो पूरी तरह से नायक है और ना ही पूरी तरह से खलनायक। वो लद्दाख की जनता की आवाज है, जिनकी मांगे छठी अनुसूची, पूर्ण राज्य का दर्जा, जायज और संवैधानिक है। उनके योगदान जैसे कि एससी, एमओएल और आइस्टूपा उनकी नियत और समर्पण को दर्शाते हैं। हालांकि इस बीच में उन्हें कुछ बयान और एफसीआरए विवाद ने उनकी छवि को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सरकार को भी इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, पारदर्शिता बरकरार रखनी चाहिए। सोनम और उनकी संस्था को एफसीआरए के उल्लंघन पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए ताकि पूरा मामला जो है वो जनता की मांगों को लेकर रहे, व्यक्ति विशेष पर ना हो जाए। इसके अलावा सरकार को भी देखना चाहिए कि लोकल लोगों की भावनाओं का सम्मान रहे, तनाव कम किया जाए, हिंसा पर नियंत्रण किया जाए। सोनम को भी अपने बयानों के जरिए यहाँ पर हिंसा रोकनी चाहिए। अब अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अगर ये अनसुनी रहती हैं तो डर इस बात का है कि ये इलाके सेंसिटिव इलाके हैं। लद्दाख में शांति और फैल सकती है। कश्मीर में पाकिस्तान और लद्दाख में चीन जैसे बाहरी साजिश के आरोप जनता को उकसा सकते हैं। लद्दाख की शांति बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार भी समझे, समाधान निकाले। हर बार किसी को खालिस्तानी कह देना, पाकिस्तानी कह देना या फिर देश से निकल जाओ या तुम चाइना के करीबी हो, से समाधान नहीं निकलेगा। जनता की भावनाओं को भी समझना होगा और इसीलिए हमें लगता है कि 6 अक्टूबर की मीटिंग में सरकार को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। लद्दाख की आवाज को दबाने की बजाय उसे सुनना चाहिए। संवैधानिक ढांचे में समाधान निकालना ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि सोनम और उनकी टीम को भी समझना चाहिए कि हिंसा गलत थी। हिंसा के लिए अगर उकसाया जानबूझकर गया तो वो गलत था। समय संवाद का है, समाधान का है, ताकि लद्दाख को और ज्यादा शांति प्रिय, समृद्ध बनाया जाए और देश की एकजुटता में एक साथ हाथ मिलाकर लद्दाख को भी मुख्यधारा में लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन इस कहानी के जाते जाते सवाल हम फिर छोड़ जाते हैं कि आपकी नजर में सोनम वांगचुक कौन है, एक हीरो या विलेन? क्या आपको लगता है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज दबा उठाता है वो या तो बदनाम होता है या जेल जाता है, वो सही है या गलत? और क्या सोनम वांगचुक ने वाकई में कुछ ऐसा किया है जो डरने परेशान होने वाली चीज है? खासतौर पर नेपाल के जिंदगियों को लेकर जो उनका स्टेटमेंट था, क्या उसी वजह से हिंसा भड़की? इन तीनों सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भविष्य में हमारे वीडियोज आप तक और जल्दी पहुंच सके। बाकी आप जहां से भी हैं कुछ भी कीजिए, एक नीतियों का समर्थन कीजिए, नेता का नहीं, और दूसरा ये मेक श्योर कीजिए कि देश की अखंडता, एकता बरकरार रहे। हम सब साथ मिलकर देश में योगदान दें। विरोध रखें लेकिन विरोध देश विरोध में ना जाए, इसका भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख।